नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। और ये DSC-2 जो ये नया सिलेबस आया है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मैं दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस लायक हूँ कि मैं आपको बता सकूँ, मैं गाइड कर सकूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स CUET PG के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, JNU में, DU में, BHU में। हमारा सबसे अच्छा सिलेक्शन रेट है। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएं या हमारे वीडियोस को अगर एक्सप्लोर करें तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। एक चीज सभी के द्वारा यही कंप्लेन रहता है, दैट आई एम अनेबल टू लाइक अंडरस्टैंड द रीडिंग्स इन मास्टर्स लेवल, एट मास्टर्स लेवल इन JNU और मे बी इन ड्यू। ड्यू के रीडिंग्स बहुत टफ होते हैं मास्टर्स लेवल के। ऐसा इसीलिए होता है कि आप मास्टर्स के लेवल के रीडिंग्स नहीं समझ पाते, क्योंकि आपने रीडिंग पढ़ने की कभी हैबिट डेवलप ही नहीं की। आप अभी सेमेस्टर 1 में हैं, लेकिन आप अभी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि कहीं यूट्यूब से मुझे कुछ वीडियो मिल जाए तो मैं उसको देखकर एग्जाम में लिख दूंगा या लिख दूंगी और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बैचलर्स लेवल में काम चल जाता है कि अगर आप यूट्यूब में से देखकर कुछ लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मास्टर्स में प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे पहली बात, मास्टर्स के रीडिंग्स के वीडियोस कहीं अवेलेबल नहीं है, वो टॉपिक्स कहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना बहुत पर्सनल सिलेबस होता है, बहुत पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। वो प्रोफेसर डिसाइड करते हैं हर एक सेमेस्टर में। रीडिंग्स चेंज होती जाती हैं, तो इसीलिए कोई यूट्यूब पर बनाता भी नहीं उन रीडिंग से रिलेटेड कोई वीडियो या कुछ भी, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं यूट्यूब पे। दूसरी बात, आप अगर कुछ भी लिख कर आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, आप विश्वास माने आपको फेल कर देंगे। DU में तो परसेंट स्कोर करना मास्टर्स में बहुत टफ है। मैं बैचलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं डरा नहीं रहा। मैं आपको बस फ्यूचर के साथ सामना करा रहा हूं, ताकि आप अभी से ही ये जो रीडिंग बेस्ड अप्रोच है उसको डेवलप करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कहीं से भी यूट्यूब से देख लिया और उसको लिख के आ गए, तो वो तो ठीक है, अभी तो मार्क्स मिल जाएंगे, बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करने वाले हैं, मैं रीडिंग से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें मेरे कुछ अपने भी इनपुट्स हैं। तो सबसे पहला आपको जो रीडिंग पढ़ना है, द हिंदू थ्योरी ऑफ द स्टेट, जो कि बिनोय सरकार का है, और दूसरा बेनी प्रसाद की रीडिंग आपको दे रखी गई है, द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। तो आपको सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करना है। ये दोनों रीडिंग्स में आपको यही बताया गया है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपका धर्मा के साथ इंटीग्रेटेड था एंशिएंट इंडिया में। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और धर्मा आपस में इंटीग्रेटेड थे। अब यहाँ धर्मा का मतलब या धर्म का मतलब रिलीजन से मत समझ लीजिएगा। जो धर्म शब्द का इस्तेमाल हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में किया गया है, वो धर्म शब्द का इस्तेमाल रिलीजन नहीं होता, उसका ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता। धर्मा का मतलब होता है ड्यूटी। हम लोग बात करते हैं कि एक स्टूडेंट का धर्म क्या होता है, तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट का धर्म पढ़ाई करना है, शिक्षकों की बात मानना है, राइट, अपना जीवन बेहतर बनाना है। तो मैं आपके रिलीजन के बारे में थोड़ी पूछ रहा हूँ कि आप हिंदू हैं कि आप इस्लाम को फॉलो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टूडेंट का क्या धर्म होता है, एक टीचर का क्या धर्म होता है, तो धर्म का मतलब ड्यूटी होता है। और इसी ड्यूटी को कभी कभी जो है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में, अगर मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊं, तो उसको कॉस्मिक ऑर्डर से आप डिनोट कर सकते हैं। कॉस्मिक ऑर्डर इज इक्वल टू धर्मा। और अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोले तो कॉस्मिक ऑर्डर इज नथिंग बट द ड्यूटी, राइट। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो एंशिएंट टाइम में था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था धर्मा को मेंटेन करके रखना, इस कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। इसका ये मतलब हुआ कि जो जिस काम के लिए बना है, या जिसको जिस काम के लिए अ, जो है सोसाइटी में असाइन किया गया है, वो वही काम परफॉर्म करे सोसाइटी में, राइट। जैसे आप देखिएगा तो एंशिएंट इंडिया में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्म के आधार पर नहीं थी। अगर मैं वैदिक पीरियड की बात करूं, तो वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 1500 BC से लगभग लगभग आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं, वो लगभग लगभग 600 BC तक है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं तो। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था, तो यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम था, वर्ना सिस्टम वाज नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ, रदर इट वाज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। और ये ऑक्यूपेशन ही आपका धर्म था। दिस वाज योर ड्यूटी, जिसको हम लोग कॉस्मिक ऑर्डर कह के बता रहे हैं, राइट। जैसे जो आपका ब्राह्मण हुआ करता था, जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म के आधार पर था, तो जो शिक्षा बांटने की काम जो है कोशिश करता था, जो काम करता था, वो ब्राह्मण का आपका क्या धर्म था? लोगों को ज्ञान देना। तो उसको उसी धर्म को अपहोल्ड करके रखना था, उसी चीज को मेंटेन करके रखना था। क्षत्रिय का काम था एक राजा के तौर पर अपनी सेवाएं देना,
और एक सोल्जर के तौर पर, एक वॉरियर के तौर पर, सैनिक के तौर पर भी अपनी सेवाएं देना। तो क्षत्रिय वही धर्म को परफॉर्म किया करते थे। उसी तरह से जो आपके वैश्य थे, वैश्य मर्चेंट क्लास हुआ करते थे, मर्चेंट क्लास जो ट्रेडर क्लास हुआ करते थे, तो उनका काम था आपका, फिर से बता रहा हूँ ऑक्यूपेशन के आधार पर, तो जो वैश्य लोग हुआ करते थे उनका काम था ट्रेडिंग करना ईमानदारी के साथ, और टैक्सेस जो है वो देना स्टेट को, जिससे जो है स्टेट चल सके। और जो शूद्र थे, शूद्र, देखिए शूद्र और अनटचेबल्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है हमारे दिमाग में। आज जिनको हम शूद्र कहते हैं ना, वो ओबीसी कैटेगरी है, राइट, ध्यान में रखिएगा। और इसको आप जो है, आप एकेडमिया पर्पस से देखें चीज़ों को। आप इसको ऐसा मत सोचे कि मैं यहाँ जाति के बारे में बता रहा हूँ या ऐसा कुछ, राइट, एकेडमिया पर्पस से आपको चीज़ों को देखना है, ओके, एक स्टूडेंट के तौर पर। तो जो शूद्र जिनको आज हम कहते हैं वो ओबीसीज हैं, राइट, आज। तो इनका काम था सर्विस प्रोवाइड करना, ये सर्विस प्रोवाइडर्स थे। जैसे आप मान लीजिए, अगर बार्बर या कारपेंटर, राइट, तो कोई लुहार हुआ करता था, कोई सुनार हुआ करता था, कोई कारपेंटर हुआ करता था, मतलब बढ़ई हुआ करता था जो लकड़ी का काम किया जो है करता था, राइट। और ये अनटचेबल्स नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अनटचेबल्स होते तो बाल इनसे क्यों कोई कटवाता, अब बताइए, बात समझ में आया। तो उस समय अनटचेबिलिटी भी हमारे सोसाइटी में नहीं था जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। जब मैं बात कर रहा हूँ एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। बाद में एक आपका पंचमा वर्ग आता है, और ये जो पंचमा वर्ग होता है ना, उसको अनटचेबल कहा जाता है। इसका धीरे धीरे जो है इवोल्यूशन होता है। और आज जो अनटचेबल्स जो पहले हुआ करते थे, जिनको वो संज्ञा दी जाती थी, आज हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने उनको सम्मान दिया, और आज हम उनको एससीज के नाम से जानते हैं, राइट। और जो एसटीज हुआ करते थे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, इनके साथ कभी अनटचेबिलिटी उतना फॉलो नहीं किया गया जब तक ब्रिटिश नहीं आए। क्योंकि ये जो आदिवासी थे, ये जो मूल निवासी थे, जंगलों में बहुत दूर रहा करते थे, जो आपका हिंदू सोसाइटी था उससे बहुत कट के, तो इनके साथ वैसा डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं। तो यही यहाँ पे दोनों ही बात कर रहे हैं, जो बिनोय सरकार हैं और बेनी प्रसाद हैं, इसी चीज की बात कर रहे हैं कि आप देखेंगे जो स्टेट करप्ट था एंशिएंट इंडिया में, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम और धर्म दोनों इंटीग्रेटेड था। और धर्म का मतलब होता है कि हर एक जो क्लास था, हर एक वर्ण जो था, वो अपना ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करे। और राजा का काम था यही देखना कि जिस बंदे को जो ड्यूटी असाइन की गई है, वो ड्यूटी सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो ये आपको एक तरह से लॉजिक समझने का कोशिश करना है। अब चलिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके बिनोय सरकार जो है, इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि जो आपका एक तरह से फाउंडेशन है, जो आपका एक नींव है, जो एंशियंट हिंदू पॉलिटिकल थॉट का, ये आपको अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में देखने को मिलेगा। जो सरकार है वो राज्य, स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये बताता है कि राज्य किस तरह से धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, इंटीग्रेटेड था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रूलर का मेन आपका रोल हुआ करता था इसी ऑर्डर को, उसी धर्मा को मेंटेन करके रखना, उसी कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखना। और उस कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए वो दंड का प्रयोग करता था, पनिशमेंट का प्रयोग करता था। अगर कोई अपना काम अगर सही से नहीं करता था, तो राजा उसको दंडित करता था। जैसे ब्राह्मण का काम है उस जो है शिक्षा देना। अगर ब्राह्मण शिक्षा देने में अगर असमर्थ हो रहा है, या कोई करप्शन में अगर लिप्त है, तो राजा उसको पनिश करेगा ब्राह्मण को। और राजा जो है वो कहेगा कि आप अपने ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करें। या कोई क्षत्रिय जो कि अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रहा है, या जो ट्रेटर है, जो कि देशद्रोह कर दे रहा है, जो सामने वाले राज्य के साथ मिल जा रहा है, उसको राजा जो है दंडित करेगा। तो दंड का प्रयोग करके और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग करके जो रूलर हुआ करते थे, उनका काम हुआ करता था इसी कॉस्मिक ऑर्डर को, इसी धर्मा को मेंटेन करके रखना। बात समझ में आया। इन्होंने, आगे हम बात कर रहे हैं बिनोय सरकार के बारे में। बिनोय सरकार ने जो है ये राजा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में भी एक इंटीग्रल रिलेशनशिप को बताया है। कि राजा जो है, जो किंग है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, जिनको मंत्री परिषद कहा जाता है, अपने मंत्री परिषद पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करता था। मंत्री परिषद ही राजा को जो है एक तरह से एडवाइस किया करता था कि आप किस तरह से डिसीजन लेंगे,
ताकि हमारे स्टेट के सोवेरेनिटी को कोई चैलेंज ना कर पाए या हमारी जो सुरक्षा है वो खतरे में ना आए, इसके बारे में। तो एक तरह से विजडम देने का काम करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे जिनको हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं एंशिएंट इंडिया में। बात समझ में आया? तो एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो किंग है इसको सिर्फ एक सोवरेन की तरह नहीं देखा जाता था कि किंग सबसे पावरफुल है सोसाइटी में, जो चाहे वो कर सकता है। देखिए, किंग सोवरेन था, किंग सबसे ऊपर था, लेकिन किंग कानून के ऊपर नहीं था, किंग लॉ के ऊपर नहीं था। जो लॉज थे ना वो किंग पर भी लागू होते थे। एंड किंग वाज आल्सो, like, he also has to follow the laws. He cannot disobey the laws. And this is the beauty of the Indian political thought, the ancient Indian statecraft, which you will not find in the Western political thought. If you see the Western political thought, तो Western political thought में आपको डिवाइन राइट थ्योरी देखने को मिलेगा। डिवाइन राइट थ्योरी में कहा जाता था, ये मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बहुत सारे थिंकर्स ने बात किया है, जैसे सेंट ऑगस्टीन ने बात किया है, सेंट एक्विनस ने बात किया है। ये डिवाइन राइट थ्योरी में बिलीव करते थे। इनफैक्ट एक लॉक के टाइम में, जॉन लॉक नाम के एक थिंकर हुए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, इनके बारे में आप पढ़ेंगे कभी। लॉक के टाइम में एक थिंकर हुआ करते थे जिनका नाम था रोबोट फिल्मर। तो रोबोट फिल्मर ने भी इसी चीज को सपोर्ट किया था, डिवाइन राइट थ्योरी को। तो डिवाइन राइट थ्योरी जो था किंग का, वो कहता था कि जो किंग है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। गॉड ने किंग को जो है भेजा है धरती पर, राइट। और गॉड जो है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप मतलब आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसीलिए आप किंग के भी खिलाफ नहीं जा सकते। किंग जो था वो लॉ से ऊपर माना जाता था। किंग के लॉ सब पर लागू होते थे, लेकिन किंग के लॉस खुद पे नहीं लागू हुआ करते थे। लेकिन अगर आप हमारे अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे जिसको कौटिल्य ने लिखा, तो आप देखेंगे कि किंग की भी ड्यूटी है कि वो लॉज को फॉलो करे। जो लॉ वो खुद बनाएगा उस लॉ को वो खुद भी फॉलो करता था। ये ब्यूटी थी। तो एक तरह से किंग मॉरल अथॉरिटी भी हुआ करता था, राइट। और उसको ये ड्यूटी दी जाती थी कि वो अपने सब्जेक्ट्स का, अपनी प्रजा का ख्याल रखे। और आपने ये सुना होगा कि कौटिल्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि जो राजा का जो हैप्पीनेस है वो प्रजा के हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट है। कि अगर आपकी प्रजा खुश होगी तभी राजा खुश होगा। अगर आपकी प्रजा दुखी है और राजा अगर भोग विलास कर रहा है तो वो राजा किसी काम का नहीं। तो आपने ये चीज को सुना होगा। तो ये जो मॉरल अथॉरिटी एक तरह से हमारे जो एंशियंट आपका पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिलता है, ये एक बहुत यूनिक चीज आपको देखने को मिलती है जो कि आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिला के विनोय सरकार का मैंने आपको जिस्ट बताया। आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। आगे हम लोग बेनी प्रसाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेनी प्रसाद ने बुक लिखा है द स्टेट इन एंशियंट इंडिया। तो स्टेट इन एंशियंट इंडिया, इसमें ये मेनली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर फोकस करते हैं। देखिए, अगर मैं बिनोय सरकार की बात करूं तो बिनोय सरकार एक तरह से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट पर हमारा एंशियंट जो स्टेट सिस्टम था इंडिया में वो टिका हुआ था। अब बेनी प्रसाद थोड़ा सा अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम्पल्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। बेनी प्रसाद बता रहे हैं कि देखो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जो हमारे नॉर्थ इंडिया में हुआ करते थे, जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सही तरह से रेगुलेट करने का काम किया करता था, राइट। तो ये ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सभा और समिति के रोल की चर्चा करते हैं। इनफैक्ट जो हैरार्की है एडमिनिस्ट्रेशन में उसके बारे में भी बात करते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी में कैसे कैसे हैरार्की थी। ऊपर में राजा हुआ करता था, फिर ऊपर में जो उसके नीचे में कुमार हुआ करते थे जो कि प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे, राइट। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के यही चीज है। तो जो प्रसाद है वो प्रैक्टिकली इसके वर्किंग पर फोकस करते हैं। ये फिलॉसफी से दूर थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी पर, जो फैक्ट्स हैं उस पर बात करते हैं कि कैसे हमारा एंशियंट जो स्टेट सिस्टम था वो काम करता था हमारे इंडिया में। वो इंपॉर्टेंट बात है, राइट। हायरार्की के बारे में बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो आपके प्रसाद हैं ये भी बताते हैं कि किस तरह से सभा और समिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था एंशियंट इंडिया में, राइट।
और सभा और समिति जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था, राइट, जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड कहते हैं, वहां पे एग्जिस्ट किया करता था। इनफैक्ट उस समय जो किंग हुआ करता था उसको इलेक्ट किया जाता था, और उसके इलेक्शन में समिति का एक बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, दोनों सभा समिति का रोल हुआ करता था। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कुल मिला के दोनों, अगर हम लोग सरकार और प्रसाद दोनों के आर्टिकल्स की बात करें, रीडिंग्स की बात करें, तो दोनों जो एंशियंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट है उसके बारे में, उसका सोफिस्टिकेटेड नेचर, काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल नेचर के बारे में बात करते हैं। और एक तरह से बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से अथॉरिटी और मोरल ड्यूटी के बीच में एक बैलेंस था। मतलब राजा को सबसे महान माना जाता था, राजा के हाथ में सब कुछ था, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा आर्बिट्री हो जाए। ऐसा नहीं था कि राजा के मन में जो आए वो करे। राजा जो है उसके ऊपर मॉरल ड्यूटी हुआ करती थी। राजा के ऊपर जो है स्वर्ग नर्क का एक डर भी पैदा किया जाता था। आप देखिएगा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, इनफैक्ट मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो राजा सही से अपना राजधर्म का पालन नहीं करेगा वो मरने के बाद नर्क में जाएगा। और उस समय स्वर्ग और नर्क बहुत ही आपका जो है वो अ, एक तरह से इंपॉर्टेंट हुआ करता था लोगों के लिए। लोग नहीं चाहते थे कि मैं नर्क में चला जाऊं मरने के बाद, राइट। इनफैक्ट आज भी लोग विश्वास करते हैं और आज भी लोग सिन करने से बचते हैं। तो एंशियंट इंडिया में जहाँ धर्म जो हमारा था, जो हमारा रिलीजन था, राइट, इतना डोमिनेंस था उसका, वहां पे स्वर्ग नरक का डर कितना खतरनाक होता होगा, आप इसके बारे में समझ सकते हैं, राइट। तो जो प्रसाद है, प्रसाद मेनली आपका स्ट्रेस करते हैं इंपिरिकल एग्जामिनेशन में कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जो काम किया करते थे, फैक्ट्स की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग सरकार की बात करें, तो सरकार बात करते हैं कि क्या फिलॉसफी थी जिसपे बना था हमारा एंशियंट इंडियन जो स्टेट क्राफ्ट था वो। तो फिलॉसफी क्या थी कि भैया जो पॉलिटिकल सिस्टम था और जो धर्म था दोनों इंटीग्रेटेड था। धर्मा मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, राजा का लाइक ड्यूटी हुआ करता था उस कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो दंड का सहारा लेता था, पनिशमेंट का सहारा लेता था, और इससे वो कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करता था। मतलब जो जिस वर्ण का है वो उसी काम को परफॉर्म करे और पूरी ईमानदारी के साथ परफॉर्म करे, ये राजा देखता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट उसकी ड्यूटी हुआ करती थी, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 10 के आसपास में फीचर्स निकाल रखे हैं इस रीडिंग के थ्रू, राइट। स्टेट क्राफ्ट इन एंशियंट इंडिया के क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे इसको हम लोग देखेंगे, और इतना काफी होगा हमारे लिए, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो धर्मा जो कि मॉरल ऑर्डर था, और जो जो डंडा था, ये आपस में डीपली कनेक्टेड था। क्योंकि धर्मा को मेंटेन करने के लिए, उस कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राजा जो है वो दंड का सहारा लेता था, पनिशमेंट का सहारा लेता था। लोगों के मन में हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर हम अपना राइट बिहेवियर नहीं रखेंगे, राइट एक्शन नहीं रखेंगे, जो हम वर्ण से बिलोंग करते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे ईमानदारी के साथ, तो हमें पनिश किया जाएगा। तो एक तरह से ये चीज इसमें बताया हुआ है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे जो है लिखा है कि किंग का ड्यूटी हुआ करता था अपहोल्ड करना ऑर्डर को, मतलब धर्मा को, राइट। दंड और पनिशमेंट जो था वो सहारा था उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, और जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। यहाँ पे एक आपको बैलेंस देखने को मिलता है मॉरल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बीच में। मॉरल अथॉरिटी भी राजा की हुआ करती थी कि राजा भी ईमानदारी के साथ उन लॉस को खुद भी फॉलो करे। ऐसा नहीं कि राजा दूसरों को देख रहा है कि अच्छा तुम अपना धर्म ठीक से नहीं निभा रहे, धर्म मतलब अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहे हैं, और राजा खुद कुछ गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। राजा के ऊपर भी मॉरल ड्यूटी हुआ करता था कि वो खुद पर भी निगरानी रखे कि वो क्या कर रहा है। कहीं वही तो धर्म के खिलाफ नहीं, कहीं वही तो अपना धर्म ठीक से नहीं निभा पा रहा, अपना ड्यूटी नहीं ठीक से निभा पा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब ये जो आपका लॉस था, लॉस को कैसे इन्फोर्स किया जाता था। तो देखिए, अगर आपको मॉरल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, उस कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, तो आपको पूरे राज्य में लोगों को बताना पड़ेगा कि देखो भाई, ये वर्ण का ये काम है और ये आप ईमानदारी से करो, नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट मिलेगा। तो आपको इस लॉ को स्प्रेड करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा बहुत सारी चीजों का। अशोका ने इसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम का उपयोग किया था। इनफैक्ट इनसे पहले भी जो रूलर्स थे उन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने बहुत लार्ज स्केल में उस चीजों का प्रयोग किया था जिनको हम लोग एडिक्ट्स कहते हैं, अशोकन एडिक्ट्स कहते हैं, राइट।
तो आपको जो है बहुत बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे रॉक पे, जो है गुदवा दिया करते थे, जो है पिलर खड़ा करा के इरेक्ट करा के उस पर लिखवा दिया करते थे कानून को, राइट। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन और एडिक्ट्स देखने को मिलेंगे, अशोकन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन, इनका इस्तेमाल किया कि जो है वो जाता था, ताकि लाइक पूरे समाज को, पूरे राज्य को हम बता पाए कि हमारी ये ड्यूटी है और हमें ये परफॉर्म करना है, हर एक वर्ण को इसकी सूचना दे दी जाए। आगे हम लोग रोल ऑफ किंग की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें कि राजा का क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, तो हम लोग बार बार इस चीज को लाइक डिस्कस करते आ रहे हैं कि राजा जो था वो प्रोटेक्टर था और होल्डर था धर्म का। राजा का सबसे मेन काम था कि कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, धर्म को मेंटेन करके रखे, राइट। और साथ ही साथ वो अपने जनता को प्रोटेक्ट करे, अपने प्रजा को प्रोटेक्ट करे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम आपका राजा का हुआ करता था। और राजा जो था वो डिवाइन तो था, मतलब माना जाता था कि राजा जो है वो भगवान का अंश है। ऐसा हम भी मानते थे, जैसा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आपको जो है देखने को मिलता है। लेकिन राजा जो था वो अकाउंटेबल था, अगर वो कोई डिसीजन लेता था तो आर्बिट्री कोई डिसीजन नहीं ले लेता था अपने मन से, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते थे एंशियंट टाइम, ऐसा नहीं होता था। जो हमारा राजा हुआ करता था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पर डिसीजन लिया करता था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल हुआ करता था, उसको जवाब देना पड़ता था कि इफ आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर डिसीजन, व्हाट इज द लॉजिक एंड रीजनिंग बिहाइंड टेकिंग दिस डिसीजन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये हमें ध्यान में रखना है। ओके। जैसे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो चाणक्य हैं उनसे राय लिया करते थे, और भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की और भी बहुत सारे आपके मंत्री हुआ करते थे उनसे राय लिया करते थे, और तब उस चीज को किसी जो है डिसीजन पर पहुंचा करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों सरकार और प्रसाद दोनों ने ही मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों से बहुत सारे फैक्ट्स को लिए हैं, तो मैंने मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो वो मैं आपके सामने बताता हूँ। तो आइडियल्स ऑफ किंगशिप, कि जो आपका राजा है, राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, राइट, ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो ये मनुस्मृति से लिया गया है, इसके बारे में मनु बात करते हैं। तो मनु कहते हैं कि आपका राजा के पास डिवाइन पर्सनालिटी होता है, राजा की जो पर्सनालिटी होती है वो डिवाइन होती है, मतलब उसमें भगवान का अंश होता है, राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ राजा की पर्सनालिटी में ये सभी भगवानों का गुण आपको देखने को मिलेगा, इंद्र का, वरुण का, अग्नि का, सूर्य का, चंद्र का, यम का और कुबेर का, ये सब आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन अगर हम आइडिया, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया कि अगर हम आइडिया ऑफ डिवाइन राइट थ्योरी से अगर से तुलना करें, इस थ्योरी की जो आइडियल ऑफ किंगशिप जिसके बारे में मनु बात कर रहे हैं, इसके बारे में मनु बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग डिवाइन राइट थ्योरी की बात करें तो राजा के पास डिवाइन पर्सनालिटी और डिवाइन राइट दोनों हुआ करता था, डिवाइन पर्सनालिटी और साथ ही साथ डिवाइन राइट भी हुआ करता था। मतलब राजा के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी हुआ करती थी, वह लोगों के ऊपर था, राजा के ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता था। द किंग वॉज एबव ऑल द लॉज, ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो एनी लॉ, वो किसी लॉ को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं था, वो किसी लॉ को चाहता तो नहीं भी फॉलो कर सकता था। लेकिन मनुस्मृति में अगर हम लोग देखेंगे किंग को, तो उसके पास डिवाइन पर्सनालिटी तो थी, लेकिन कोई डिवाइन राइट्स आपको देखने को नहीं मिलता। इसका ये मतलब है कि वो लॉ से ऊपर नहीं था, वो खुद भी लॉ फॉलो करने के लिए सब्जेक्टेड था, उसको भी लॉ फॉलो करना था, और उसको भी अपना राज धर्म का पालन करना था। जब सबको ही को अपना धर्म का पालन करना है, तो राजा को भी अपने राज धर्म का पालन करना है, राइट, ध्यान में रखिएगा। और जो राजा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर्ग नरक का बहुत ज्यादा डर हुआ करता था, तो मनु ये भी लिखते हैं कि जो राजा अपने राजधर्म को पालन नहीं करेगा वो अपने अथॉरिटी को लूज कर देगा, मतलब उसको लोग राजा नहीं मानेंगे अंदर से, दिल से, राइट, और वो अल्टीमेटली नर्क में जाएगा। और नर्क का नाम सुन के तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता होगा उस टाइम में, जिस टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, राइट, किंग जो है वो क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए, और ये इंस्टीट्यूशन हेरिडिटरी था मनु के अनुसार, ऐसा जो है मनु कहते हैं कि किंग जो है वो क्षत्रिय होना चाहिए, और वो हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन था, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद राजा बनेगा, इस तरह से, राइट। अब मनु के किंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था ये हम लोग को
देखने की कोशिश करनी है। तो मनु का किंग एक आदर्शात्मक जो है व्यक्ति होना चाहिए, एक आइडियल मैन होना चाहिए, वेल एडुकेटेड होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ वो एक अच्छे फैमिली का होना चाहिए, बर्थ के बेसिस पर वो एक अच्छे फैमिली का होना चाहिए, नौजात वर्ग का होना चाहिए, राइट। मतलब एरिस्टोक्रेट फैमिली का होना चाहिए, ओके। और साथ ही साथ वो मॉरल हो, और साथ ही साथ उसके अंदर इंटेलेक्ट भी हो, काफी तेज तरार भी हो, राइट। ये राजा का गुण है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद वो कभी भी अपने सेक्सुअल डिजायर से जो है वो गाइडेड ना हो, सेक्सुअल डिजायर जो है डिजायर से उसको गाइडेड नहीं होना है। उसको अपने सेक्सुअल डिजायर को, इंस्टिंक्ट को, उसको काबू में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बार ऐसा समय आएगा कि उसको जो है गुस्सा आएगा, उसको लालच आएगा, लेकिन उसको लालच और गुस्से दोनों से फ्री रहना है। लाइक ही शुड बी फ्री फ्रॉम द एंगर एंड ग्रीड, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, राइट। जो है मनु राजा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के थॉट आप प्लेटो में भी देख सकते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हमें राजा उसको बनाना चाहिए, फिलोसफर किंग उसको बनाना चाहिए जो कि पावर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। मतलब जो पावर लेने के लिए बहुत रिलक्टेंट है, उसको हमें राजा बनाना चाहिए। जो पावरफुल बनने के लिए बहुत आतुर है, लाइक वो चाह रहा है कि हम बहुत पावरफुल बन जाए, ऐसे व्यक्ति को राजा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि वो पावरफुल बनेगा तो वो करप्ट हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना चाहिए जो कि चाहे कि नहीं, मुझे राजा नहीं बनना, राजा नहीं बनना, उसी को राजा बनाना चाहिए। जैसे रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया, आपने सुना होगा मे भी, जब रोहित शर्मा को कैप्टनशिप दी जानी थी तो रोहित शर्मा ने काफी अपोज किया कि नहीं, मुझे कैप्टन नहीं बनना, बट उनको जबरदस्ती कैप्टनशिप दिया गया। अब देखिए इंडिया ने कितना बेहतर परफॉर्म किया उनके कैप्टनशिप में। चाहते नहीं थे कि मुझे कैप्टन बनाओ, राइट। तो इस तरह से आप कुछ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इसी तरह से ऐसा ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा में वो टैलेंट नहीं था, टैलेंट तो खूब जो है भरा हुआ है, आप समझ ही रहे इस बात को, राइट। तो मनु जो है राजा के पर्सनालिटी को एक ओशन से कंपेयर करते हैं। मनु कहते हैं कि राजा जो है अंदर से बहुत जो है टर्बुलेंट होता है। राजा जो है अपने अंदर जो है मोती और अपने अंदर गुस्सा दोनों ही भर के रखता है। राजा के अंदर दोनों चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप सरफेस पर देखेंगे तो जो है ओशन बहुत काम होता है, ओशन बहुत शांत होता है, लेकिन अंदर ओशन में बहुत ताकत होती है, आपको पता है। तो राजा को भी एक ओशन की तरह, महासागर की तरह ऊपर से काफी शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि राजा में ताकत नहीं है, राजा में तो बहुत ताकत है। राजा अंदर से तो बहुत टर्बुलेंट है, ओशन की तरह, चाहे तो सुनामी ला सकता है। लेकिन जरूरत पड़े तभी सुनामी लाना है, तभी वो क्रोध दिखाना है। ऐसा नहीं कि किसी पर जाकर गुस्सा कर दिया, आर्बिट्री कोई फैसला ले लिया। एक राजा को एकदम ओशन के माफिक, महासागर के माफिक बहुत शांत होना चाहिए। ये इसके बारे में भी जो है मनु बात करते हैं, ओके। अब उसके बाद राजा को फ्री होना चाहिए जो है करप्शन से। यहाँ पे फ्री होगा, द किंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम द करप्शन एंड ट्रू टू द धर्मा, अर्थ काम एंड मोक्षा, फोर पिलर्स ऑफ द सात्विक लाइफ। जो सात्विक लाइफ हमारे हिंदुइज्म में बताया गया है कि किसी भी मानव के जीवन का चार सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, अर्थ, काम, मोक्ष, राइट। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से करें, राइट। काम का मतलब आप अपने सेक्सुअल डिजायर को भी पूरा करें समय आने पर, राइट। अर्थ मतलब आप पैसा भी कमाएं, उसके लिए भी कोई आपको मना नहीं किया गया। और एट द एंड आपको मोक्ष भी प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता है अपने ट्रू सेल्फ को जान लेना, अपने आप को पूरी तरह से जान लेना, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाना। आत्मज्ञान की प्राप्ति मतलब कि आप जिस लायक हैं, आपने अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान लिया। लाइक विराट कोहली, कह सकते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया इस टेम्पोरल वर्ल्ड में। टेम्पोरल वर्ल्ड मतलब ये जो अभी की दुनिया है, जो रियल वर्ल्ड है इसमें, राइट। मैं अदर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा। उनमें जितना टैलेंट था उस चीज को उन्होंने काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया, अपने आप को जाना, और देखिए उन्होंने अपने टैलेंट का एकदम पीक तक इस्तेमाल किया। तो उसी को आप मोक्ष समझ सकते हैं, सैल्वेशन समझ सकते हैं, राइट। उसी चीज को कहा जाता है। अगर हम टेम्पोरल अगर हम दृष्टिकोण से बात करें, अगर इस दुनिया में रह के अगर मोक्ष की बात करें, तो अपने ट्रू सेल्फ को, अपने एबिलिटी कैपेसिटी को पहचाना, उसी को ये कहा जाता है। बात समझ में आया? जो राजा है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है स्टेट का, मतलब राजा सबसे हेड है, राइट।
तो राज तो राजा को सब क्वालिटी राजा के अंदर होना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब होना चाहिए राजा के अंदर। आपको पता होगा कि साम दाम दंड भेद मतलब क्या होता है। साम मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको सामने वाले से समझौता करने का कोशिश करना है। अगर सामने वाले से समझौता करके काम चल जाए, युद्ध का जरूरत ना पड़े, तो आप समझौता कर लो। इसके बारे में कौटिल्य भी बाद में बात करते हैं, लेकिन मनु भी इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा। दाम का मतलब क्या होता है कि अगर वो निगोशिएट करने से नहीं माना, तो आप उसको ब्राइब करने की कोशिश करो, आप उसको दाम देने की कोशिश करो, मतलब उसको आप पैसे देने की कोशिश करो, पैसे की लालच दो उसको, राइट। अगर वो उससे भी नहीं माना, तो आप उसको फिर अपना ताकत दिखाओ, दंड की, देखो हम कितने पावरफुल हैं, तब उससे काम करवा लो उस बेसिस पर, राइट। अगर उससे भी वो नहीं माना, तो उसी के देश में या उसी के राज्य में जो है फूट डलवा दो, वो खुद लड़के समाप्त हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो उसको भेद कहते हैं, आपस में फूट डलवा देना, राइट, उसको भेद कहा जाता है। तो ये कुल मिला के बात है। और राजा में बहुत सारे गुण होना चाहिए, राजा जो है पोलाइट होना चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए, राइट। मतलब राजा बहुत जो है विनम्र होना चाहिए, बहुत काइंड होना चाहिए। ये सब चीजें मनु बताते हैं राजा के कैरेक्टरिस्टिक में। राजा का ड्यूटी क्या क्या होना चाहिए, तो राजा का ड्यूटी होना चाहिए कि राजा को सबसे पहले नॉलेज हो वेद का, वो वेद का जो है नॉलेज जो है उसको प्राप्त करे। साथ ही साथ ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करे, और ब्राह्मण को उन्हीं ब्राह्मण को रिस्पेक्ट करे जो कि अपने धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब अपने ड्यूटी को सही से निभाते हैं, बात समझिएगा, राइट। राजा जो है सुबह सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग उठे, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग उठेगा तब उसके पास पर्याप्त समय होगा, काम भर टाइम होगा, कि वो अपने सभी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाएगा सही से, राइट। वरना पता चला कि वो बहुत लेट से उठ रहा है, तो समझ में आया कि वो तो पूरा काम ही नहीं कर पाया। राजा का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। राजा जो है वो दिन में ना सोए, राजा को दिन में सोने से मनु मना करते हैं, क्योंकि इतना सारा काम है भाई, दिन में सो जाओगे तो तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे कहाँ से, राजधर्म तुम कहाँ से निभा पाओगे, राइट। राजा जो है अपने आप को बहुत ज्यादा हंटिंग में, गैम्बलिंग में, ड्रिंकिंग में, डांसिंग में, इसमें अपने आप को ना झोंके, राइट। ऐसा नहीं कि हंटिंग करने चल जाए, जुआ खेलना शुरू कर दे, बहुत ज्यादा जो है सोमरस का सेवन कर ले, या फिर डांस वांस देखने का बहुत ज्यादा शौकीन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये सब करेगा तो उसको फिर से राजधर्म का टाइम कहाँ से मिलेगा, राइट। तो कुल मिला के ये चीज कहते हैं, राइट। राजा जो है बहुत सारे स्त्री के साथ, विमेन के साथ इंडल्ज नहीं होना चाहिए, राइट। होता है ना, राजा लोग बहुत सारा शादी वादी कर लेता है, तो ये चीज से भी मना करते हैं, ओके। राजा को ब्राह्मण को रोज वर्शिप करना चाहिए, ब्राह्मण्स को रोज वर्शिप करना चाहिए, काफी कंट्रोवर्शियल है अपने आप में, राइट। लेकिन ऐसा राजा कहते हैं कि ऐसा मनु कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वही आपको सही तरीके से आपको राह दिखा सकते हैं, पाथ दिखा सकते हैं, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण हुआ करते थे वही एक तरह से मंत्री थे, बहुत पढ़े लिखे होते थे, राइट। इस तरह से इसको कहने की कोशिश करते हैं, राइट। जो राजा है इसको पब्लिक यूटिलिटीज को कंस्ट्रक्ट कराना चाहिए, रोड बनाए, जो है कुएं बनाए, ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का निर्माण करे, राइट। राजा जो है ऑर्फन्स का, मतलब जो अनाथ है और जो गरीब हैं, डिस्टिट्यूट्स, डिस्टिट्यूट्स, इन दोनों का ख्याल रखे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में राजा जो है वो खुद भी अपने पुरुषार्थ को अचीव करे, और बाकी लोगों को भी अपने पुरुषार्थ को अचीव करने में मदद करे। अब देखिए, आप अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स को पढ़िएगा तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में चार पुरुषार्थ का बात किया गया है। चार पुरुषार्थ में तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये सबको प्राप्त करने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रजा को। तो राजा खुद को भी इसको प्राप्त करे और अपने सब्जेक्ट को भी मदद करे। इसके अलावा भी राजा के बहुत सारे ड्यूटीज हैं। राजा जो है पब्लिक सिक्योरिटी भी लोगों को प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ राजा इंटर स्टेट रिलेशन को भी मैनेज करे, मतलब फॉरेन रिलेशन को भी मैनेज करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, राइट। तो ये मैंने अपने तरफ से ऐड किया है, इतने डिटेल में वो रीडिंग में नहीं लिखा हुआ है जो सरकार और प्रसाद की रीडिंग है, बट आप अगर ये लिखेंगे या फिर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको बताया कि हमारा जो राजा है उसके पास डिवाइन राइट्स नहीं है, डिवाइन ओरिजिन तो उसका है कि राजा में भगवान का अंश है, ऐसा मानते हैं जो एंशियंट स्टेट क्राफ्ट में, अगर आप थॉट को देखिएगा तो ऐसा मानते हैं, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो जो है
उसके पास डिवाइन राइट है, मतलब वो सबसे ऊपर है, वो किसी चीज का पालन ना करे। तो राजा को अपने कानूनों का पालन करना, जो खुद बनाए उससे सब्जेक्टेड होगा राजा। साथ ही साथ राजा को डिसीजन अपने मन मुताबिक नहीं लेना ना, राजा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पहले बात सुनना है, बात सुन के तब डिसीजन लेना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये एक तरह से एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है। एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड के जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं। और आप देखिए ना, एंशियंट इंडिया में मिनिस्टर उसको बनाया जाता था जो कि अपने अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो। डिफेंस मिनिस्टर उसको बनाया जाता था जो कि सच में एक वार जनरल हो, मतलब वो आर्मी से बिलोंग करता हो, उसको बहुत समझ हो डिफेंस की। आज के दिन क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, मतलब हम कह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं। कम से कम आज भी थोड़े बहुत कुछ चीजें अर्थशास्त्र से हम लोग ले सकते हैं। कम से कम जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है उसको हम लोग मिनिस्टर बनाए। और यहाँ पे मैं जो है सराहना करना चाहूंगा इस जयशंकर साहब, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको इस पर फिर से उस पद पर जो है वो लाया गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब ने इतना काम किया है आपका रोड ट्रांसपोर्ट में कि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, उनको उस मिनिस्ट्री को वापस से दिया गया। तो ये चीज़ें पहले भी हुआ करती थी कि जो बंदा जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसी चीज़ को करे, उसी चीज़ पर एडवाइस करे राजा को। ऐसा नहीं कि खुद पढ़ा लिखा नहीं, उसको एडुकेशन मिनिस्टर बना दिया और वो एडुकेशन पर एडवाइस कर रहा है राजा को जाके। तो क्या ही एडुकेशन होगा राज्य का, आप समझ सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो इससे क्या होता है कि राजा अपने पॉलिसी को सही ढंग से बना पाता है उस एक्सपर्टीज के होने से, और साथ ही साथ बहुत अच्छा डिसीजन ले पाता है और इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है, राइट। तो मंत्री परिषद की अगर हम बात करें, अब इसके बारे में जो है प्रसाद बताते हैं कि मंत्री परिषद जो है मौर्यन अंपायर में आप देखिएगा इंक्लूडेड है। उसमें आपको चाणक्य एक बहुत ही, चाणक्य कौटिल्य के नाम से उनको जानते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, राइट। और भी बहुत सारे आपके पद हुआ करते थे, 12-15 के आसपास मिनिस्टर हुआ करते थे। मैंने सबका नाम नहीं यहाँ पे लिख रखा है, उतना पे याद भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो महामात्य था। महामात्य जो था ये एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। महामात्य को आप होम मिनिस्टर के जैसा समझ सकते हैं। आज होम मिनिस्ट्री क्या करती है, आज होम मिनिस्ट्री पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम करती है, आईएएस आईपीएस को मैनेज करती है। या स्टेट की होम मिनिस्ट्री होती है तो वो भी आईएएस आईपीएस पूरे ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करती है। तो जो महामात्य जो हुआ करता था, ये जो पद हुआ करता था, ये आपका होम मिनिस्टर के जैसा आप इसको मान सकते हैं, जो कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था, राइट। फिर एक आपका मिनिस्ट्री हुआ करता था सनिधात, या सनिधाता आप इसको बोल सकते हैं। तो सनिधाता जो पद हुआ करता था, ये ट्रेजरर हुआ करता था। ये आपका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये फिनांस मिनिस्टर के जैसा आप इसको समझ सकते हैं। ट्रेजरर मतलब जो वेल्थ है आपका हमारे स्टेट का, उसको प्रोटेक्ट करके रखना इसकी जिम्मेवारी है। आज भी ट्रेजरर मिनिस्टर का हमारे देश में जरूरत है। आज हमारा जो सरकार है वो बहुत सारा काम कर देता है, पार्क्स बना देता है, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स खड़ा कर देता है। लेकिन जो स्टेट का वेल्थ है, जो स्टेट की पूंजी है, और स्टेट की पूंजी यही तो सड़कें हैं, नालियां हैं, पार्क है, यही तो स्टेट की पूंजी है। और साथ ही साथ जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, यही तो स्टेट की पूंजी है। अब इस स्टेट की पूंजी को कोई खराब ना करे, या खराब हो तो इतना ज्यादा खराब ना हो जाए कि दोबारा से वैसा ही बनाना पड़ जाए, राइट। तो उसको बार बार आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक अलग से एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो सनिधात था, तो सनिधात एक ऐसा पद हुआ करता था जो कि स्टेट में वेल्थ था, रिसोर्सेज था, उस पर नजर रखता था और देखता था कि कोई उसको खराब तो नहीं कर रहा, राइट। उसको प्रोटेक्ट करने का इसका काम हुआ करता था। फिर समाहर्ता हुआ करता था। आज भी समाहर्ता के पोस्ट होते हैं, उसको कलेक्टर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। अगर आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम कभी दीजिएगा तो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट होते हैं जिसको उप समाहर्ता बोला जाता है। उप समाहर्ता एक तरह से टैक्स कलेक्ट करने का काम करता है, अलग अलग विभाग में उप समाहर्ता होते हैं। तो यही जो समाहर्ता है इसका रेवेन्यू मिनिस्टर ये है, राइट। और ये जो रेवेन्यू मिनिस्टर है भी आपका टैक्स जो है कलेक्ट करने का काम करता है। तो पहले जो टैक्स कलेक्टिंग मिनिस्टर था उसको समाहर्ता कहते थे। आज तो समाहर्ता एक पोस्ट होता है, स्टेट पीसीएस के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे हमारे झारखंड में भी होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे है आपका चीफ ऑफ पैलेस गार्ड्स, राइट। तो पैलेस में गार्ड्स हुआ करते थे। जहां राजा रहेगा जिस महल में, उसको तो गार्ड करने के लिए चाहिए ना।
तो चीफ जो होता था पैलेस गार्ड्स का, उसका वो भी एक मिनिस्टर का उसका पोस्ट हुआ करता था, राइट, जिसको हम लोग दवारिका कहते थे। तो जो दवारिका होता था वो एक तरह से हाई रैंकिंग आपका मिनिस्टर, आप इसको डिप्टी मिनिस्टर के जैसा समझ सकते हैं। फिर दंडपाल था। दंडपाल आज आप समझ सकते हैं आज के डिफेंस मिनिस्टर के जैसा, या आप आज के डिफेंस मिनिस्टर के जैसा ही समझिए, जो कि इंटरनल डिफेंस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। दंडपाल आज के आप डीजीपी के जैसा भी समझ सकते हैं, हर एक स्टेट में एक डीजीपी होता है ना, जो कि पुलिस जो है पूरे जो है पुलिस को कंट्रोल करता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखने का काम करता है। तो इस तरह के दंडपाल का एक पोस्ट हुआ करता था। तो ये कुछ पोस्ट के बारे में आप लिख सकते हैं, ताकि आपका आंसर जो है बेहतर बने, ताकि आप कुछ फैक्ट्स लिख पाएं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका काम था राजा को एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, और राजा को जब एक्सपर्टीज होती थी तो राजा सही डिसीजन ले पाता था। और आप देखिएगा मौर्यन डायनेस्टी में आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स के पोस्ट देखने को मिलेंगे। महामात्या था, सन्निधाता था, राइट, फिर समाहर्ता था, फिर द्वारिका था, ये सब आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, राइट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, देखिए आपको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। हमारा जो मौर्यन डायनेस्टी हुआ करता था, या जो एंशियंट स्टेट जो हमारे हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे नहीं हुआ करते थे। आप अगर ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, राइट, जहाँ से अरिस्टोटल प्लेटो सब बिलोंग किया करते थे। तो वहाँ पे एक बंदा, वहाँ की जनसंख्या ही 5-7 हज़ार हुआ करती थी। तो जब 5-7 हज़ार जनसंख्या है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का जरूरत नहीं है कि आप अलग अलग लेबल्स बनाएं। लेकिन आज भारत जैसे देश में आप देखिएगा 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सभी चीजें नहीं मैनेज कर पाएंगी ना। तो इसीलिए आपने नीचे स्टेट्स बनाया, जिसको प्रोविंसेस भी कहते हैं। उसके नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट्स बनाया, इनफैक्ट उसके नीचे तो आपका डिवीजन होता है, जिसको हम लोग प्रमंडल हिंदी में कहते हैं। डिवीजन के नीचे तब डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसको हम लोग जिला कहते हैं। जिला के नीचे प्रखंड होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक के नीचे फिर विलेजेस होते हैं, फिर ग्राम पंचायत वहां होता है, फिर विलेज होता है। तो एक हायरार्की आज भी बनी हुई है। इसी तरह से आपका आपका मौर्यन डायनेस्टी में भी देखने को मिलता है, राइट। आपको हायरार्की देखने को मिलता, किंग टॉप पे हुआ करता था, और बाकी आपका प्रोविंस लेवल पर गवर्नर हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे। इससे ये तय होता था कि जो भी राजा डिसीजन ले वो जल्दी से जल्दी सब तक पहुंच जाए, राइट, और इफिशिएंट गवर्नेंस हो पाए, राइट, क्योंकि सभी जनता को, सभी प्रजा को एक राजा नहीं हैंडल कर सकता, या सिर्फ सेंटर से उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो जो हायरार्की आपको देखने को मिलेगी, ये मॉडर्न डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले सेंटर पर एम्पेरर हुआ करता था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो है हुआ करते होंगे, या फिर अशोक हुआ करते होंगे, राइट। फिर प्रोविंस लेवल पर आपका कुमारा का पोस्ट था, कुमार का पोस्ट था, या इसी को आर्यपुत्र कहा करते थे। तो ये जो आपका प्रिंस का पोस्ट है, जिसको आर्यपुत्र भी कह रहे हैं, कुमार का पोस्ट कह रहे हैं, ये आपका राजा के बहुत सारे बेटे हुआ करते थे, है ना। राजा के तो बहुत सारे बेटे हुआ करते थे। तो राजा अपने अपने बेटों को, क्योंकि उन्हीं बेटों में से किसी एक को आगे राजा बनना है, तो उनको थोड़ा तो सीखना पड़ेगा ना कि कैसे देश चलाया जाता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो उनको गवर्नर बना बना के भेज दिया करते थे प्रोविंसेस में। तो आप प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पर इनको देख सकते हैं, जो है राज्य के स्तर पर, प्रोविंस के स्तर पर, राइट, प्रांत के स्तर पर ये आर्यपुत्र हुआ करते थे। जो राजा के बेटे हुआ करते थे ये कुमार हुआ करते थे, राइट, कुमार मतलब राजा का पुत्र, ओके। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राजुक हुआ करते थे, या राजुका आप इसको कह सकते हैं, और विलेज लेवल पर ग्रामिका हुआ करते थे। तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम किया करते थे। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको देखने को मिलेगा एंशियंट इंडिया में, जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक असेंबलीज। ये पब्लिक असेंबलीज तो मौर्यन पीरियड आते आते तक खत्म हो गया था। इनफैक्ट आप देखिएगा तो मगध डायनेस्टी शुरू जब हुआ था, धीरे धीरे जब हर्यंक जो है डायनेस्टी आया था, उस टाइम से ही खत्म हो गया था। लेकिन मैं वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूँ। और इनफैक्ट लेटर वैदिक पीरियड में भी, मतलब 1500 बीसी से शुरू करके आप लगभग लगभग 600 बीसी तक आप मान के चलें, राइट। तो यहाँ आपको देखने को मिलता था जो आपको ये दो पब्लिक असेंबली देखने को मिलता था, सभा और समिति। ये सभा और समिति जो है गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था।
और ये एक तरह से आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया करता था। आज भी अगर आप अपने गांव में देखें तो अपने गांव में आपको ग्राम सभा देखने को मिलेगा। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हमने स्थापना की है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1970 सॉरी 1993 में, राइट। तो 1992 1993 में, तो इसमें आपको ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा 73rd अमेंडमेंट में। इसी तरह से आपको सभा और समिति दो हुआ करती थी। पहले हम लोग समझते हैं कि सभा और समिति क्या हुआ करती थी। तो देखिए, सभा क्या था ना, सभा में कम लोग हुआ करते थे। सभा में मेनली जो एक्सपीरियंस्ड लोग हुआ करते थे, जो एल्डर्स हुआ करते थे, वो सभा का पार्ट हुआ करते थे। और समिति में सब कोई हुआ करता था, जो कॉमन लोग थे वो भी हुआ करते थे। इनफैक्ट विमेन भी समितिज में अलाउड थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। जब हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में विमेन भी इंक्लूडेड थी। बाद में विमेन को हटा दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। हाँ, लेकिन स्लेवरी थी हमारे इंडिया में भी। ये मैं एंशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ रखा है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, वहां से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपको समझ में आए कुछ कुछ चीजें, ये मेरा मेन मकसद होता है वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए, होता क्या था कि स्लेवरी हमारे यहाँ भी हुआ करता था। जो राजा जो है, जहाँ सामने वाले पर अटैक करके जहाँ लोगों को कैप्चर कर लेता था, उनको स्लेव बना देता था। तो स्लेव्स जो है ये सभा या समिति के पार्ट नहीं हुआ करते थे। विमेन भी बाद में सभा समिति की पार्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में आपका समिति में पार्ट हुआ करती थी विमेन भी, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। तो सभा स्मॉलर असेंबली हुआ करता था और ज्यादा एक्सक्लूसिव हुआ करता था। एक्सक्लूसिव मतलब कुछ ही कुछ गिने चुने लोग उसमें हुआ करते थे, मेनली एल्डर्स लोग हुआ करते थे, राइट। सभा हेरिडिटरी हुआ करता था, राइट, हेरिडिटरी हुआ करता था। सभा का मेन फंक्शन था कि ये आपका एडवाइस देता था किंग को। उस समय किंग को राजन कहा जाता था। अर्ली वैदिक पीरियड में किंग को किस नाम से जानते थे हम लोग? राजन के नाम से जानते थे, राइट। बाद में फिर बहुत सारी पदवी, बहुत सारे डिजिग्नेशन वो लोग जो है लेने लगे। बाद में सम्राट अपने आप को कहने लगे, चक्रवर्ती कहने लगे। काफी सारे डिजिग्नेशन धीरे धीरे आए, लेकिन उस समय राजन कहा करते थे राजा को। तो ये जो राजन हुआ करता था उनको एडवाइस करते थे, और राजन को जुडिशियल फंक्शंस में भी मदद किया करते थे, ध्यान में रखिएगा। मतलब एक जज के तौर पर भी परफॉर्म किया करते थे, ओके। तो ये सभा था कुल मिला के। दूसरी तरफ अगर हम समिति की बात करें तो समिति जो है वो लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था। इसमें सभा भी इंक्लूडेड होता था और बहुत सारे और भी आम लोग इंक्लूडेड हुआ करते थे, स्लेव्स को छोड़कर, राइट। और बाद में लाइक लेटर वैदिक पीरियड में विमेन को भी इसमें से निकाल दिया गया था, बट पहले विमेन भी हुआ करती थी। इसका काम था कि ये राजा को चुनता, राजा को इलेक्ट भी करते थे ये लोग, राइट। पहले तो आपके ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करते थे ना, छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटी हुआ करते थे, राइट, जिनको एंशियंट इंडिया में जना कहा जाता था। इन ट्राइबल कम्युनिटी को जना कहा जाता था, राइट। तो इस इन्हीं इन्हीं जना, ये जो जना जहाँ पे रहते थे इनको जनपद कहा जाता था। और बहुत सारे जना मिलके जब एक साथ आ गए तो उनको महाजनपद बोलने जाने लगा। जो है 16 महाजनपद के बारे में आप पढ़ते हैं, और वहां से फिर हिस्ट्री शुरू होती है। मगध उसमें सबसे पावरफुल जो है जनपद होता है, फिर अवंती होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो ये जो जना हुआ करता था, तो छोटा ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, तो इसके चीफ को ये लोग समिति ही चुना करती थी, इलेक्शन से इसको चुना जाता था, राइट। और बहुत रेगुलरली समिति के बैठक हुआ करते थे और सभी डिसीजन लिया जो है लिए जाते थे। कितना टैक्स लिया जाए, कहाँ पे कौन सी सुविधा का निर्माण कराया जाए। अगर कहीं पे हम लोग एक यात्री शेड बना रहे हैं तो यात्री शेड कहाँ पे बनेगा, ये तमाम चीज़ें, रेस्ट हाउस कहाँ बनेगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी समिति किया करती थी, ध्यान में रखिएगा। अब लीगल फ्रेमवर्क, अब देखिए, हर एक स्टेट्स के एंशियंट टाइम में देखिएगा तो हर एक स्टेट्स के बहुत सारे स्टेट्स हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि इंडिया एक स्टेट हुआ करता था पूरा का पूरा, जैसे आज एक देश है, राइट। बहुत सारे किंगडम्स को एग्जिस्ट किया करते थे, जिस लाइक हम लोग एंशियंट इंडिया की बात करें उस टाइम में। तो हर एक किंगडम का अपना अपना एक रिटन लॉ बुक हुआ करता था, राइट, जिसको हम लोग सिविल या क्रिमिनल कोड कह सकते हैं। और ये किसी न किसी सेजेस ने लिखा था, मतलब कोई ना कोई साधु या महात्मा जो सन्यासी थे, राइट, वो लोग इसको लिखते थे और उसको फॉलो किया जाता था और इससे जस्टिस दिया जाता था, राइट। जैसे मनुस्मृति काफी फेमस है, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि मनुस्मृति कोई राजा जो है बाय हार्ट फॉलो कर रहा है। हाँ, मनुस्मृति के कुछ चीजों को राजा फॉलो करते होंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में, लेकिन मनुस्मृति को पूरे तरह से राजा फॉलो नहीं करते थे। इसका कोई एविडेंस तो है नहीं अभी तक हमारे पास, राइट। क्योंकि मनुस्मृति में कुछ बातें बहुत अच्छी भी लिखी हुई हैं, कुछ बातें बहुत खराब भी लिखी हुई हैं।
तो मनुस्मृति में से जो अच्छी बातें हैं मे भी राजाओं ने उस टाइम में ले लिया हो, राइट, और खराब चीजें भी कहीं ना कहीं उनके जहन में इम्पैक्ट करती होंगी, जहां वो कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं, राइट, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं मनु, राइट। लेकिन वो महिलाओं के बारे में अच्छा भी बात करते हैं, बुरा भी बात करते हैं मनु, राइट। जैसे अच्छा अगर हम बात करें तो अच्छे के बारे में बोलते हैं कि अ, इस वो मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है कि जहां महिला की पूजा नहीं होती वहां देवी देवता निवास नहीं करते, ऐसा मनुस्मृति में लिखा हुआ है, राइट। यत्र नारी पूजयंती आ, सो तदा रमंती देवता, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है, राइट। मुझे जो है संस्कृत का श्लोक याद नहीं है अच्छे से, राइट। तो जहां मतलब महिलाओं का पूजा होता है वहीं पे भगवान निवास करते हैं, देवी निवास करती हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि विमेन को एक तरह से डिपेंडेंट दिखाया गया है। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब स्त्री कुंवारी होती है तो उसको अपने लाइक उसको अपने पापा के साथ रहना चाहिए, उसको अपने फादर के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। जब स्त्री का विवाह होता है तो स्त्री को जो है वो अपने पति के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। और जब स्त्री की जो है पति की मृत्यु हो जाती है, जब वो विधवा हो जाती है, तो उसको अपने बेटे के जो है प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये काफी डिग्रेडिंग बात है, काफी सारी बातें हैं, राइट। तो ये कुल मिला के है। तो ऐसा नहीं कि मनुस्मृति ही एक लॉ बुक था, वो पूरे इंडिया के सभी राज्य उसको फॉलो किया करते थे। बहुत सारी ऐसी स्मृतियां थी, बहुत सारे लॉ बुक थे, राइट। जैसे आप नारद स्मृति का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। फिर बहुत सारे थे, जैसे जो है बृहस्पति के बारे में भी आपको पढ़ना भी है, आपको ये सिलेबस में ऐड भी किया गया है, मुझे देखना पड़ेगा। बृहस्पति स्मृति था, कात्यायन स्मृति था, ये तमाम, विष्णु स्मृति थी, ये तमाम स्मृतियां थी, राइट। तो गौतम धर्मसूत्र था, ये तमाम आपके लॉ बुक्स थे जिसको राजा फॉलो किया करते थे, इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। आप दो चार के नाम लिख सकते हैं इसमें। अब इकोनॉमिक पॉलिसी, एंशियंट इंडिया में इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत महत्व दिया गया। इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया एंशियंट इंडिया में, क्योंकि ऐसा मनु का कौटिल्य दोनों का मानना था कि अगर एक स्टेट का इकोनॉमी स्टेबल होगा तभी वो स्टेट जो है अच्छे से अपने जनता को प्रोटेक्ट करके रख पाएगा, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर होगा, जो जो है उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत स्मूथली चलेगा, तमाम चीजें हैं। तो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज को ध्यान में रखा गया है। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और जो ग्रोथ है स्टेट का, इसको काफी ध्यान में रखा गया है, राइट। और प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं। ओके, तो ये तो मनु का जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है इसको मैंने लिखा है। तो मनु भी कहते हैं कि जो फिनांस है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मनु कहते हैं कि कोई सरकार काम नहीं कर सकती जब तक उसके पास अर्थ ना हो, जब तक उसके पास पैसे ना हो। और इसीलिए उन्होंने आइडिया ऑफ टैक्सेशन को सपोर्ट किया कि राजा जो है वो टैक्स लगा सकता है। और मनु ने 7 तरह के टैक्सेस को यहाँ पे लिस्ट किए। लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया, फीस, जो आप कुछ एक्स्ट्रा फी पे करते हैं, राइट, जिसको हम लोग आजकल सेस के नाम से जानते हैं, फाइन्स, जुर्माना आप कह सकते हैं, टैक्सेस फॉर द यूज ऑफ वाटर इन रिवर एंड प्लाइंग ऑफ बोट्स, अगर आप बोट चला रहे हैं तो आप उसके लिए टैक्स देंगे, वाटर और रिवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा एनिमल है तो आप ज़्यादा टैक्स देंगे, इनकम टैक्स एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, राइट। क्योंकि पहले आप कितने अमीर हैं दो ही चीज़ों से जाना जाता था, कि आपके पास पशु कितने हैं और साथ ही साथ आपके पास जमीन कितनी है। तो एनिमल टैक्सेस लगा करते थे, राइट। साथ ही साथ जो अलग अलग आर्टिशंस थे, आर्टिशंस मतलब अलग अलग काम करने वाले, कारपेंटर का कोई काम कर रहा है, कोई गोल्ड स्मिथ का काम कर रहा है, मतलब कोई लोहार का सुनार का काम कर रहा है, कोई बार्बर का काम कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, तो सब पे टैक्स लगते थे। सेल्स टैक्स लगता था अगर आप कुछ चीज़ को जो है बना के बेचेंगे। तो इसके बारे में मनु जो है वो सजेस्ट करते हैं कि ऐसा लगाना चाहिए। अब कितने राजा ने लगाया नहीं लगाया वो अब अलग बात है, राइट। हम लोग थॉट को पढ़ रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ लगा। ओके, मनु ये भी कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू टैक्स भी कलेक्ट किए जाए। और लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है ना, वो देखिए बहुत कम है, अगर आप देखिएगा तो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जो बहुत फर्टाइल लैंड है। तो बहुत फर्टाइल लैंड है तो उसमें से आपको 1/6 ही कलेक्ट करना है। मतलब आपने 100 किलो अनाज अगर आपने जो है आपके फील्ड में हुआ, वो फर्टाइल लैंड है, तो आपको 6 किलो, आपको 1/6 जो है उसमें से देना है, 1/6 जो है देना है, जो कि बहुत कम होता है, राइट। अगर मैं 1/6 को अगर मैं परसेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो हम लोग देखते हैं कि कितना आता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड। ओके,
तो 1 / 6 टाइम्स 100, लगभग 16 किलो। तो 16% के आपको 16 जो है केजी उसमें से देना पड़ेगा, 100 केजी में से। 1/10 अगर हम देखेंगे तो 1/8 तो 1/8 मैं देखूं तो 12.5 केजी होगा। राइट, मतलब अगर आपका लेस फर्टाइल लैंड है, कम फर्टाइल लैंड है, तो उसमें आप जितना अनाज जो है, आप जितना आप प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे, उसका 1/8 आपको देना पड़ेगा। मतलब 12.5 केजी आपको देना पड़ेगा अगर 100 केजी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। 1/10 अगर बहुत ही कम फर्टाइल लैंड है, तो 100 किलो में से आपको 10 किलो ही मात्र देना है टैक्सेशन। राइट, टैक्स के तौर पर आपको उतना बलि देना, उसको टैक्स को बलि भी कहा जाता था एंशियंट टाइम में, जो वैदिक पीरियड का काल हुआ करता था। राइट, आई होप आपको समझ में आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये कौटिल्य का टैक्सेशन के बारे में मैंने लिख रखा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कौटिल्य के टैक्सेशन के बारे में हमें क्या ध्यान में रखना है कि कौटिल्य भी कहते हैं कि रेवेन्यू और ट्रेजरी जो है स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किंग के पास एक कांस्टेंट रेवेन्यू का सोर्स जरूर होना चाहिए। किंग को अपने कोष को, मतलब अपने ट्रेजरी को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, तभी किंग जो है सही रूप से शासन कर पाएगा, वरना शासन नहीं कर पाएगा। और किंग को जो है हमेशा मेजर्स लेना चाहिए जिससे उसका कोष जो है वो मजबूत बने। राइट, किंग को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है टैक्स जो है कलेक्ट कर सके। तो किंग को क्या करना चाहिए कि जो रिच कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेशन में, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको पुरस्कार देना चाहिए। अब देखिए आज भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उनको इनाम देती है, ताकि लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। तो एक तरह से अगर आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर राजा अगर आपकी अगर आपका तारीफ कर रहा है, आपकी सराहना कर रहा है, तो दैट्स अ बिग डील फॉर यू, इजंट इट? राइट। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये कहते हैं। साथ ही साथ जो लोग जो है ना, जो लोग आपके विक्ट हैं, विक्ट मतलब जो धूर्त लोग हैं, राइट, और जो अपने पैसे को सही से खर्च नहीं करते, जो जुआ में खेल देता है, राइट, जो शराब पी जाता है, उनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। इसीलिए जो है गैम्बलिंग में ज्यादा टैक्स है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को बहुत दुख होता है कि ये तो क्रिकेट वाला जो है ये ऐप, इसमें तो ये जुआ नहीं है, तो स्किल का गेम है, पता नहीं कब से स्किल का गेम है, भगवान जाने। तो ये धूर्त लोग जो वो पैसा लगाते हैं, मैं ऐप्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ओके, पैसा लगाते हैं कि 1 करोड़ हम जीत जाएंगे तो महा इनाम होगा, तो ये होगा वो होगा। तो ऐसे लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब देखिए ज्यादा टैक्स सरकार बढ़ाती है, जो है शराब पे बहुत ज्यादा आपको टैक्स देखने को मिलेगा। तो यही कारण है कि जो धूर्त लोग हैं, जो उल्टा पल्टा चीज में खर्च करता है, उसे ज्यादा टैक्स लो ताकि वो कम से कम खर्च करना उस पर बंद करे। ये कुल मिला के आपका इसका मकसद होता था, कौटिल्य कहते हैं। साथ ही साथ कुछ सूडो कंट्रीब्यूटर्स को इम्प्लांट करना चाहिए। राइट, कुछ राजा को जो है फर्जी टैक्स कंट्रीब्यूटर दिखाना चाहिए, या किसी को बोलना चाहिए खुद से पैसे देकर कि इस आदमी ने इतना सारा टैक्स दे दिया। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा टैक्स देगा तो बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे, बाकी लोग भी लज्जित महसूस करेंगे कि अरे भाई ये बंदे ने इतना टैक्स दिया, राजा इसकी तारीफ कर रहे हैं, मैंने तो टैक्स ही नहीं दिया इतना। तो लोग ज्यादा ज्यादा टैक्स देंगे, उससे प्रभावित होकर। तो इसीलिए फर्जी भी जो है कंट्रीब्यूटर को आपको प्रमोट करना चाहिए आगे, ऐसा कहते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, आप देखिएगा तो स्टेट को हमेशा एक्सपैंड करने के लिए स्टेट को अपनी टेरिटरी बढ़ानी ही पड़ेगी अगर उसको जीवित रहना है। कौटिल्य ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं। ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट क्या कहता है कि एक स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है। जिस दिन ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करना बंद कर जाएगा, उस दिन समझिए उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्टेट को धीरे धीरे एक्सपैंड करना है, धीरे धीरे उसको अपना विस्तार बढ़ाते जाना है। तो कौटिल्य हमेशा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ऑन कॉन्ट्ररी मनु एक्सपेंशनिस्ट जो है पॉलिसी को फॉलो ना करके डिफेंसिव पॉलिसी पर ज्यादा रिलाई करते हैं, अगर आप मनु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बहुत हाई लेवल की देखने को मिलेगी एंशिएंट जो स्टेट क्राफ्ट है उसमें। ओके, तो आपको आर्म्ड फोर्सेस देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कमांडर देखने को मिलेगा, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी है अलग अलग, तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी।
तो जो कमांडर इन चीफ हुआ करता था, जो मतलब आज कैसे हमारे चीफ होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, उस तरह से, तो उनको सेनापति कहा जाता था, राइट। ये सबसे बड़ी मिलिट्री अथॉरिटी हुआ करती थी, हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी हुआ करती थी, जो कि एम्पेरर के बहुत क्लोज हुआ करता था, राइट। और यही रिस्पॉन्सिबल था सभी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। डिवीजन भी आर्मी की कर रखी गई थी। तो इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते हैं, राइट, जो आपके पैदल सैनिक थे, इनको हम लोग पद्धति कहते हैं, राइट। तो जो पद्धति जो थे, ये आर्मी के कंपोनेंट थे, पैदल सैनिक थे, और इनको फुट सोल्जर कहा जाता था। और इनके पास बहुत सारे वेपन हुआ करते थे, तलवार हुआ करता था, चाकू हुआ करता था, शील्ड्स हुआ करते थे। शील्ड्स आप समझते हैं ना, वो जो कवच होता है उसको शील्ड्स कहा जाता है। फिर कैवलरी हुआ करती थी, जिसको हम लोग अश्व कहते हैं। अश्व मतलब जो घुड़सवार सैनिक, राइट। तो घुड़सवार सैनिक जो थे, वो काफी आपके क्विक हुआ करते थे मूवमेंट में, जल्दी 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 इधर उधर स्विफ्टली मूव कर सकते थे, राइट। फिर उसके बाद एलिफेंट की अलग एक टुकड़ी हुआ करती थी, जिनको हम लोग गज सैनिक कहा करते थे। ये वार एलिफेंट का एक दल हुआ करता था। ये इनका काम था डरा देना, जो एनिमी होगा सामने उनको डरा देना अपने स्ट्रेंथ से। यही कारण था कि सिकंदर जो है वो भारत पे कब्जा नहीं कर पाया, सोच भी नहीं पाया, क्योंकि हाथियों ने इतना परेशान किया था। जब पौरुष के साथ लड़ाई हुआ सिकंदर का, तो सिकंदर के सेना में हाथी थे। एट द एंड कीचड़ हो गया, बारिश हो गया, हाथी फंस गए, और उन्होंने लाइक हाथी के आंखों में मारना शुरू कर दिया भाले से। तो एट द एंड पौरुष की हार हुई थी, लेकिन हाथियों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था सिकंदर के सैनिक को। और जब उन्होंने घनानंद के सैनिक को देखा सामने में, नदी को पार करके, झेलम को पार करके, एकदम वहां पे कच्चा चबाने के लिए घनानंद की सैनिक खड़ी है, नंद डायनेस्टी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी घनानंद को हरा के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी, मगध जो आपका जो जनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था उसमें। तो इन एलिफेंट्स के डर से ही वो वापस हो लिए। उनके जो सोल्जर्स हैं वो डरने के लिए, वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए। और मगध पहला ऐसा महाजनपद था जिसने एलिफेंट को इस्तेमाल किया था वॉर्स में, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रथ सैनिक भी हुआ करते थे, एक रथ की भी टुकड़ी हुआ करती थी, राइट। इनका एक अपना टैक्टिकल एडवांटेज हुआ करता था। स्किल्ड वॉरियर्स उस पर जो है सवार हुआ करते थे। एक ड्राइवर हुआ करता था जो रथ को चलाता था, जिसको सारथी हम लोग कहते थे। ये कुल मिला के बात है। एक वार काउंसिल भी हुआ करता था। वार काउंसिल आज भी अगर आप देखिएगा तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमारे कंट्री में देखने को मिलेगा। एनएसए उसके हेड होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं डोवाल साहब, राइट। तो ये कुल मिला के बात है। तो वार काउंसिल उस टाइम में भी आपको देखने को मिलती थी। इसमें मेनली आपके सीनियर जो आपके एडवाइजर्स हुआ करते थे, जो डिफेंस के जानकार थे, वो हुआ करते थे। साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट मंत्री हुआ करते थे, मंत्री परिषद के एम्पेरर खुद हुआ करते थे, और कमांडर इन चीफ जो कि सेनापति थे वो खुद हुआ करते थे, और मिलिट्री डिसीजंस लिया करते थे, ध्यान में रखिएगा। ओके। इनफैक्ट एक वार ऑफिस भी हुआ करता था, जिसको अखाड़ा कहा जाता था। ये वार ऑफिस में ट्रेनिंग दिया जाता था। आज भी आप देखिएगा तो अलग अलग ट्रेनिंग का लाइक स्थान है। आईपीएस की ट्रेनिंग कहीं और होती है, आईएएस की कहीं और होती है, आर्मी की ट्रेनिंग कहीं और होती है। तो वो अखाड़ा बनाया गया था मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और यही अखाड़ा सभी चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखता था, कि भाई आर्म्स एम्यूनिशन हमारे पास सही से है कि नहीं, ट्रूप्स जो है वो काम भर हमारे पास है कि नहीं, उनको रिक्रूट कैसे करना है, राइट, उनको क्या सैलरी दी जाएगी, तमाम चीज़ें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके। अब देखिए डिप्लोमेसी के बारे में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डिप्लोमेसी बढ़ाऊंगा तो 1.5 घंटे में डिप्लोमेसी बता पाऊंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में कौटिल्य ने डिप्लोमेसी के बारे में, फॉरेन रिलेशन के बारे में बातचीत किया है। और उतना आप अगर देखिएगा रीडिंग्स में, तो आपको उतना पढ़ना भी नहीं है सरकार और प्रसाद की रीडिंग में। बस आप इतना जान जाइए कि हमारे जो एंशियंट स्टेट क्राफ्ट के जो थॉट्स हैं, उसमें आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा एंशियंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट में, कि एक अलायंस और ट्रीटी और एक दोस्ती हुआ करती थी बाहर के देशों के साथ। इनफैक्ट आप अगर अशोक के काल को देखिएगा, मॉडर्न डायनेस्टी को देखिएगा, तो जो ग्रीक अंपायर था उसके साथ दोस्ती थी हमारा, राइट। जो इजिप्ट था उसके साथ दोस्ती थी, मैसेडोनिया के साथ दोस्ती थी, साइरीन के साथ दोस्ती थी, श्रीलंका के साथ दोस्ती थी। इन सभी राजाओं के साथ दोस्ती थी, राइट। ये कुल मिला के बात है। ओके। इनफैक्ट एक कहानी भी है, मैं राजा का नाम भूल रहा हूँ, लाइक अपने राजा का नाम तो मेरे को याद है। ओके, बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार ने
कोई ग्रीक के साइड के ही राजा थे, ग्रीस के साइड के ही राजा थे। वहां के राजा से शायद उनका नाम टॉलेमी था कि कुछ था इस तरह से, नहीं नहीं, शायद शायद उनका नाम था एंटीचुस वन, राइट। आप एक बार देख लीजिएगा। तीन डिमांड की कि भाई हमें तीन चीजें चाहिए। उन्होंने अंजीर मांगा, उन्होंने सोमरस कुछ उसकी डिमांड रखी, और उन्होंने एक फिलोसफर मांगा। तो ये दो चीजें तो उनको मिल गई, तीसरी चीजें इनको नहीं मिली, राइट। ये मैं पढ़ रहा था एक बुक, तो उसमें मैंने पढ़ रखा था बहुत पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हमारी रिलेशन हुआ करती थी लाइक पहले के जो आपके राजा हुआ करते थे, राइट। ये समझ में आया। कल्चरल और रिलीजियस पैट्रोनेज भी दिया करते थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। हमारा जो एंशियंट स्टेट क्राफ्ट है उसमें सभी राजा जो है ना, वो सपोर्ट किया करते थे आर्ट को, लिटरेचर को, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ करते थे, अलग अलग जो पंथ हुआ करते थे, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, राइट। और भी बहुत सारे पंथ उस टाइम में हुआ करते थे। ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट किया करते थे। जैसे अशोक जो हैं, वो बुद्धिज्म को सपोर्ट किया करते थे। उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनाए, बिहार बनाए। इनफैक्ट जो कनिष्क हैं, उन्होंने भी बहुत सारे स्तूप और बिहार बनाए थे, राइट। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको फीचर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे सेकुलरिज्म को प्रदर्शित करता है कि हमने सभी पंथों को स्वीकारा राजाओं ने, और सभी को कुछ ना कुछ दिया, लिया किसी से नहीं। जैनों को भी आश्रय दिया, ब्राह्मणों को भी आश्रय दिया, बुद्धिस्ट को भी आश्रय दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, कि हम सब एक हैं, यूनिटी, एकता हमारे समाज में, हमारे स्टेट में बनी थी उस टाइम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना, राइट। तो यही कुल मिला के बात है, ओके। तो अब यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं, इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। मैं इसको कंक्लूड करूंगा इसको बता के, ओके। तो स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट रिवील्स वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस दैट बैलेंस्ड विद द मॉरल प्रिंसिपल। देखिए, हमारा जो एंशियंट स्टेट क्राफ्ट का जो सिस्टम है, वो रिवील करता है कि किस तरह से हमारा वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था। आपने देखा कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट करने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाए हुए थे। मनु और कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बताया, कैसे हायरार्की थी। आपको जो है गवर्नेंस की, मैंने उसके बारे में आपको बताया। किस तरह से आपके वेल स्ट्रक्चर्ड आपके वार ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे, अखाड़ा जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के सैनिक देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मॉरल प्रिंसिपल भी था। राजा कानून से ऊपर नहीं था, राजा को कानून की बात माननी पड़ती थी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पब्लिक पार्टिसिपेशन था आपका, समिति और सभा के जो है इन दोनों के को अगर हम लोग रिस्पेक्ट में लेंगे तो पार्टिसिपेट करते थे। मंत्री परिषद का पार्टिसिपेशन हुआ करता था, कोई आर्बिट्री डिसीजन राजा नहीं लिया करता था। तो ये तमाम चीजें हमें एंशियंट स्टेट क्राफ्ट में देखने को मिलेगी इंडिया में, ओके। तो जो आपका सरकार और प्रसाद की जो रीडिंग है, ये हमें बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से एंशियंट इंडियन रूलर ने आपको धर्म को अपने पॉलिसी में इंटीग्रेट किया था। फिर से धर्म मतलब रिलीजन मत मान लीजिएगा, धर्म मतलब कॉस्मिक ऑर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे ड्यूटी की बात हो रही है, उसको इंटीग्रेट किया था साथ में। साथ ही साथ ये जो राजा हुआ करते थे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता लिया करते थे। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग थी, ऐसा नहीं कि एक दिन आया और कुछ डिसीजन लेके और चले गए, राइट। इस तरह से नहीं हुआ करता था। पब्लिक असेंबली का भी रोल हुआ करता था आपका गवर्नेंस में। सब जो सभा और समिति के बारे में हमने डिस्कस किया, तो इतना मोर देन एनफ है। मैं फिर से आपको इनकरेज करूंगा कि मैंने जिस्ट बता दिया इन दोनों रीडिंग्स के बारे में, आप रीडिंग्स को जरूर पढ़ें। अगर आप रीडिंग्स को आज नहीं पढ़ेंगे, और अगर आप सच में आप मास्टर्स करना चाहते हैं जेनी और ड्यू जैसे संस्थाओं से, तो आपको बहुत समस्याएं आने वाली है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर पढ़ें, ओके। ये जो रीडिंग्स आपको सजेस्ट किया जाता है, टीचर आपको भेजते हैं, भले आपको ना समझ में आए, आप एक बार वीडियो देखें, एक बार और आप पढ़ के कोशिश करें उसको। आप रीडिंग पढ़ने की हैबिट डालेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हमने क्या इसमें डिस्कस किया, तो इंट्रोडक्शन हमने सबसे पहले देखा, फीचर देखा हमने कि स्टेट क्राफ्ट का क्या फीचर था एंसेंट इंडिया में, जिसके बारे में प्रसाद और सरकार बताने की कोशिश करते हैं। उनके डिटेल्स को हमने अंदर में देखा, और यही हमें पढ़ना था कुल मिला के, और हमने इसको कंक्लूड कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। अगर आप फ्यूचर में कभी यूजीसी नेट के कोर्सेज करना चाहते होंगे, या फिर सीयूईटी पीजी के कोर्सेज करना चाहते होंगे आगे जेएनयू और ड्यू में एडमिशन लेने के लिए, राइट, तो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, बेस्ट कोर्सेज हैं। तो आप अगर सेमेस्टर के लिए यहाँ पढ़ेंगे, तो आप उन कोर्सेज को भी हमसे पढ़ सकते हैं।
और हमारे यहाँ से बहुत अच्छे सिलेक्शन रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले 6 सेमेस्टर के कंटेंट आपको मैं यही बना के दूंगा, अगर अच्छा मुझे रिस्पांस मिलेगा तो। क्योंकि मैं अमेरिका में भी पढ़ाता हूँ, यहाँ इंडिया में भी पढ़ाता हूँ कॉलेज में, मुझे टाइम नहीं मिलता और मुझे रिस्पांस नहीं देखने को मिलता। पॉलिटिकल साइंस लेता है तो सब तो सो ही जाता है ना जी, जाके पढ़ता कौन है, राइट। तो यही कुल मिला के, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस देखने को मिला इस वीडियो पर, लाइक्स वाइक्स मुझे देखने को मिले, सब्सक्रिप्शंस अगर हमारे बढ़े, 50,000 जल्दी पूरे हुए, तो ज़रूर मैं रेगुलर रहूँगा। मैं वीक में 3-4 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।